इस ऑडियो वीडियो समरी को समझने का आसान तरीका, अपनी आंखें बंद करें और गहराई से इसके बारे में सोचें। खुद को उस विचार की दुनिया में ले जाएं जैसे आप किसी शांत कमरे में बैठे हैं। हर शब्द को महसूस करें जैसे वह आपके अंदर उतर रहा हो। साथ ही एक बेहतरीन हेडसेट का प्रयोग करें और आवाज़ के साथ अपने मन को जोड़ें। यह सुनना नहीं है, यह अनुभव करना है। खुद को समझने का रास्ता है। धन्यवाद। नमस्कार। और हमारी आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम अल्फोंस डोडीट की एक बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी द लास्ट लेसन के बारे में बात करेंगे। उसमें इसका काफ़ी अच्छा विश्लेषण दिया गया है। तो कोशिश रहेगी कि हम उस विश्लेषण के जरिए कहानी के जो मुख्य पहलू हैं, जो पात्र हैं और जो उसका गहरा संदेश है, उसे समझें। खास तौर पर कि कैसे ये कहानी भाषा, पहचान और हाँ, युद्ध के असर पर रोशनी डालती है। कहानी का बैकग्राउंड जैसा कि पता ही है, 1870 का फ्रैंको प्रोशिया युद्ध है, जब फ्रांस के दो इलाके एल्सेस और लोरेन वो प्रोशिया के कब्जे में चले गए थे। तो ये विश्लेषण हमें क्या बताता है? चलिए शुरू करते हैं। जी। कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। एक तो फ्रांस, छोटा सा बच्चा है, स्कूल जाता है और वही कहानी सुना रहा है। और दूसरे हैं उसके टीचर एम हैमल, फ्रेंच पढ़ाते हैं। हाँ, और कहानी शुरू होती है फ्रांस के स्कूल ना जाने की इच्छा से। वो जाना नहीं चाहता। तो विश्लेषण क्या कहता है? क्यों? सिर्फ आलस था या कुछ और? देखिए, आलस तो शायद थोड़ा बहुत हो, बच्चे अक्सर करते हैं, लेकिन विश्लेषण इसे कहानी के बड़े थीम से जोड़ता है। पहला कारण तो सीधा सा है, उसे डर था एम हैमल से, क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था पार्टिसिपल्स पर। अच्छा, फ्रेंच ग्रामर का कुछ मुश्किल हिस्सा होगा। हाँ, और एम हैमल ने कहा था कि वो सवाल पूछेंगे और सजा भी दे सकते हैं, और फ्रांस को तो मतलब कुछ आता ही नहीं था उसमें। पर दूसरी वजह भी थी। बाहर का मौसम बड़ा अच्छा था, धूप, चिड़ियों की चहचहाहट, और पास में वो प्रशियन सैनिक ड्रिल कर रहे थे। हाँ, तो फ्रांस को लगा कि भाई स्कूल में डांट खाने से तो अच्छा है बाहर घूमो। ये दिखाता है कि आम दिनों में उसके लिए फ्रेंच क्लास कितनी बोरिंग थी, उसे कोई खास लगाव नहीं था। सही बात है। अक्सर ऐसे ही होता है। लेकिन खैर, उसे स्कूल तो जाना ही पड़ा। रास्ते में उसने कुछ देखा, है ना? वो टाउन हॉल के पास। हाँ हाँ, टाउन हॉल के पास जो बुलेटिन बोर्ड था, वहां बहुत भीड़ लगी थी। पिछले 2 साल से, मतलब जब से युद्ध चल रहा था, सारी बुरी खबरें वहीं से मिलती थीं। हारी हुई लड़ाइयां, सेना में भर्ती के आदेश, कमांडिंग ऑफिसर के हुक्म, सब कुछ। तो भीड़ देखकर वो घबरा गया होगा। बिल्कुल, उसे लगा पता नहीं अब क्या बुरी खबर आई है। माहौल ही ऐसा था उस वक्त। और वहीं पर वो लोहार भी था, वॉचर। उसने फ्रांस को टोका भी, कहा, अरे बच्चे, इतनी तेजी से मत भागो, स्कूल पहुंचने के लिए बहुत टाइम है तुम्हारे पास। फ्रांस लगा मजाक उड़ा रहा है। हाँ, उसे लगा मैं तो लेट हूं और ये कह रहा है टाइम है। पर शायद शायद वॉचर को कुछ अंदाजा था कि आज स्कूल में कुछ अलग होने वाला है। शायद उसे पता चल गया था उस आदेश के बारे में। हो सकता है। अच्छा, फिर फ्रांस स्कूल पहुंचता है हम्म। और वहां का माहौल वो तो एकदम ही अलग था। बिल्कुल, एकदम उलट। रोज तो जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत शोर होता था। डेस्क खोलने बंद करने की आवाज, बच्चे एक साथ पाठ दोहरा रहे हैं, टीचर रूलर पटक रहे हैं मेज पर, गली तक आवाज जाती थी। हाँ हाँ। पर उस दिन बिल्कुल शांत, जैसे संडे मॉर्निंग हो, कोई आवाज नहीं। तो फ्रांस को कैसा लगा? वो तो सोच रहा होगा शोर में घुस जाऊंगा। हाँ, वो यही सोचकर आया था कि शोर में चुपके से अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। पर अब तो सबके सामने से जाना पड़ रहा था। बड़ी अजीब सी खामोशी थी वो, डराने वाली। और क्लास के अंदर भी सब कुछ बदला हुआ था। एम हैमल भी अलग लग रहे थे। जी, सबसे पहले तो एम हैमल ने उसे डांटा नहीं देर से आने के लिए, बल्कि बड़े प्यार से कहा, फ्रांस, जल्दी अपनी जगह पर जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। ये तो बहुत ही अजीब था फ्रांस के लिए। एम हैमल तो बड़े सख्त थे। हाँ, अनुशासन को लेके बहुत सख्त थे। तो फ्रांस हैरान रह गया। और दूसरी बात, एम हैमल ने अपने खास कपड़े पहने हुए थे। वो सुंदर सा हरा कोट, झालर वाली शर्ट और वो छोटी सी सिल्क की कढ़ाई वाली टोपी। अच्छा, वो कब पहनते थे ऐसे कपड़े? वो बस इंस्पेक्शन वाले दिन या जब प्राइज सेरेमनी होती थी तब पहनते थे, आम दिनों में नहीं। तो ये भी एक इशारा था कि आज कुछ खास है। और क्लास में एक और अजीब बात थी, पीछे की बेंचें। हाँ, वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी। पीछे की बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थीं, उस दिन भरी हुई थीं। और कौन बैठे थे? गांव के बुजुर्ग लोग, पुरानी मेयर, पुराने पोस्टमास्टर, एक बूढ़े हाउसर थे और भी कई लोग।
गांव के बड़े बूढ़े क्लास में? जी, और सब बहुत उदास दिख रहे थे। वो जो बूढ़े हाउसर थे वो तो अपनी पुरानी प्राइमर मतलब बच्चों की पहली किताब वो भी साथ लाए थे। चश्मा लगाकर उसे देख रहे थे। तो ये बुजुर्ग क्यों आए थे? विश्लेषण क्या कहता है? विश्लेषण कहता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ तमाशा देखने नहीं आए थे, वो एम हैमिल को सम्मान देने आए थे उनकी 40 साल की सेवा के लिए। और शायद अपनी भाषा के इस आखिरी पाठ में शामिल होके वो अपनी पिछली उदासीनता पर अफसोस भी जता रहे थे, जैसे पूरा समुदाय अपनी खोई हुई विरासत पर शोक मना रहा हो। ये तो काफी गहरा मतलब है। तो फिर इस सब का कारण क्या था? वो बर्लिन से आया आदेश? हाँ, फिर एम हैमिल अपनी कुर्सी पर खड़े हुए और बहुत गंभीर लेकिन शांत आवाज में उन्होंने घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये उनका आखिरी फ्रेंच लेसन है। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सास और लॉरेन के स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ओहो। कल से नया जर्मन टीचर आ जाएगा। आज उनका फ्रेंच का आखिरी पाठ है, इसलिए वो चाहते थे कि सब बहुत ध्यान से सुने। फ्रांस के लिए तो यह खबर? उसके लिए तो जैसे बिजली गिरी हो, एकदम सन्न रह गया। अब उसे सब समझ में आया। बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ क्यों थी, स्कूल में इतनी शांति क्यों थी, टीचर ने अच्छे कपड़े क्यों पहने थे, गांव वाले क्यों आए थे। सब कुछ साफ हो गया। और उसका रिएक्शन क्या था? मतलब उसे कैसा महसूस हुआ? अचानक उसे बहुत दुख हुआ, पछतावा हुआ अपनी भाषा के लिए। जिन किताबों को वो बोझ समझता था, एकदम से उसे वो पुरानी दोस्त लगने लगी। फ्रेंच भाषा जिससे वो भागता था, उसके खो जाने का एहसास उसे पहली बार हुआ। और एम हैमिल? हाँ, एम हैमिल जिनसे वो इतना डरता था, उनके जाने के ख्याल से उसे बहुत दुख हुआ। उसके मन में उनके लिए इज्जत और एक तरह का प्यार उमड़ आया। उसे लगा कि उसने कितना कुछ खो दिया, कितना बड़ा मौका गवा दिया अपनी भाषा सीखने का। इसके बाद एम हैमिल ने क्या किया? उन्होंने कुछ आत्म आलोचना भी किया ना? जी बिल्कुल। जब फ्रांस की बारी आई पार्टिसिपल सुनाने की और वो नहीं सुना पाया, तो एम हैमिल ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि बेटा, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, हम सब कसूरवार हैं। उन्होंने कहा कि एल्सिस के लोगों में ये आम आदत है सीखने को कल पर टाल देना। अरे कल सीख लेंगे। हाँ, ये टालने की आदत। उन्होंने कहा यही रवैया हम पे भारी पड़ा। फिर उन्होंने माँ बाप को भी कोसा, कहा कि वो भी बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय खेतों में या मिलों में काम पे भेज देते ताकि 2 पैसे ज्यादा कमा सकें। पढ़ाई उनके लिए जरूरी नहीं थी। और फिर बड़ी ईमानदारी से उन्होंने खुद को भी जिम्मेदार ठहराया। माना कि हाँ, कई बार मैंने भी तुम बच्चों को अपने बगीचे में पानी देने भेज दिया, या जब मुझे मछली पकड़ने जाना होता था तो छुट्टी कर देता था। ओहो। तो उन्होंने कहा कि हम सब ने मिलकर अपनी भाषा की कदर नहीं की। ये उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी बात थी, अपनी गलती मानना। बिल्कुल। और फिर उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में जो कहा, वो तो शायद इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। हाँ, वो इस कहानी का दिल है। उन्होंने फ्रेंच भाषा की तारीफ की, कहा कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, सबसे साफ, सबसे तर्क वाली भाषा है। और उन्होंने सबसे, बच्चों से और गांव वालों से अपील की कि इसे हमेशा अपने दिलों में बसा कर रखना, इसे कभी मत भूलना। और वो चाबी वाली बात? हाँ, वो बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति है। उन्होंने कहा, जब तक कोई गुलाम कौम अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहती है, तो समझो उनके पास अपनी जेल की चाबी है। क्या मतलब था इसका? मतलब ये कि भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, वो आपकी पहचान है, आपकी संस्कृति है, आपकी आज़ादी का निशान है। अगर आप अपनी भाषा जिंदा रखते हैं, तो आप अपनी पहचान जिंदा रखते हैं। और यही पहचान आपको गुलामी के अंधेरे में भी उम्मीद देती है, आज़ादी की तरफ ले जा सकती है। इसे बचाना मतलब अपनी आत्मा को बचाना है। वाह, बहुत गहरा। अच्छा, इसके बाद फिर असली लास्ट लेसन शुरू हुआ, पढ़ाना शुरू किया उन्होंने। जी, और उस दिन उन्होंने जैसे पढ़ाया वो कमाल था। बहुत धैर्य से, बहुत लगन से। पहले ग्रामर पढ़ाया, और फ्रांस को जिसे कभी कुछ समझ नहीं आता था, उस दिन सब कुछ बिल्कुल साफ साफ समझ आ रहा था। हैं? ऐसा कैसे? उसे खुद हैरानी हुई। उसे लगा कि या तो मैंने पहले कभी इतने ध्यान से सुना नहीं, या फिर एम हैमिल ने आज इतने प्यार और इतने धीरज से समझाया है कि सब समझ आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो जाने से पहले अपना सब कुछ लुटा देना चाहते हों। ग्रामर के बाद लिखाई का काम हुआ। एम हैमिल सबके लिए नई सुंदर कॉपियां लाए थे, और उन पर खूबसूरत राइटिंग में लिखा था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। जैसे छोटे छोटे झंडे हों? हाँ बिल्कुल। फ्रांस को भी लगा कि वो कॉपियां क्लासरूम में छोटे छोटे झंडों की तरह लहरा रही हैं, अपनी पहचान का, अपने देश का प्रतीक।
और उस दिन सब लोग, बच्चे बुजुर्ग, सब इतनी शांति और इतने ध्यान से लिख रहे थे। बस कागज पर कलम घिसने की आवाज आ रही थी और कुछ नहीं। कोई शरारत नहीं, कोई ध्यान भटकना नहीं। बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि छत पर कबूतर गुटरगू कर रहे थे, उन पर भी किसी का ध्यान नहीं गया। जबकि फ्रांस का ध्यान तो अक्सर भटक जाता था। उन कबूतरों को सुन के फ्रांस के मन में एक सवाल आया था ना। हाँ, एक बहुत ही मासूम सा लेकिन गहरा सवाल। उसने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? क्या ये लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गाने पर मजबूर करेंगे? ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि गुलामी का डर कितना गहरा होता है। क्या हमलावर प्रकृति पर भी हुक्म चला सकते हैं? ये उस बेबसी को, अपनी आज़ादी और पहचान छिन जाने के डर को दिखाता है। सही बात है। लिखाई के बाद इतिहास का पाठ हुआ। फिर जो सबसे छोटे बच्चे थे, उन्होंने अपना बाबे बी बू वाला पाठ दोहराया। और इस सब के दौरान एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, चुपचाप, और क्लास की हर चीज को देख रहे थे। डेस्क, बेंच, दीवारें, खिड़की के बाहर का बगीचा, जैसे वो सब कुछ अपनी आंखों में, अपने मन में हमेशा के लिए बसा लेना चाहते हो। 40 साल बिताए थे उन्होंने वहां। 40 साल उसी स्कूल में, उसी कमरे में। अब वो सब छोड़कर जाना पड़ रहा था। कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। उनकी आंखों से, उनके चेहरे से वो दर्द झलक रहा था। और फिर आखिर में अंत आ गया। हाँ, जैसे ही चर्च की घड़ी ने 12 बजाए दोपहर के, उसी वक्त बाहर से प्रूशियन सैनिकों के बिगुल की आवाज आई। वो ड्रिल करके वापस लौट रहे थे, जैसे नए राज का ऐलान हो रहा हो। बिल्कुल। वो आवाज सुनते ही एम हैमिल अपनी कुर्सी से खड़े हुए। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। वो कुछ कहना चाहते थे, उन्होंने शुरू किया, मेरे दोस्तों, लेकिन कह नहीं पाए। गला रुंध गया उनका। भावनाएं इतनी हावी हो गईं कि आवाज ही नहीं निकली। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, चौक का एक टुकड़ा उठाया और जितनी हिम्मत थी, जितनी ताकत थी, उससे उन्होंने बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वीव ला फ्रांस। फ्रांस जिंदाबाद। हाँ, फ्रांस जिंदाबाद। बस फिर वो वहीं रुक गए, अपना सिर दीवार से टिका लिया और बिना कुछ और बोले हाथ से इशारा किया, स्कूल खत्म हो गया, तुम लोग जा सकते हो। वो देख भी नहीं पाए अपने स्टूडेंट्स को जाते हुए। नहीं, वो इतने भावुक थे, इतने टूटे हुए थे कि हिम्मत ही नहीं हुई उनका सामना करने की। ये अंत बहुत ही मार्मिक है। यकीनन। तो अगर हम इस पूरी कहानी और जो विश्लेषण हमने देखा उसको समेटें, तो मुख्य विषय या संदेश क्या निकलते हैं? जी, विश्लेषण के हिसाब से कई मुख्य बातें हैं। पहला और सबसे जरूरी, भाषा का महत्व। मातृभाषा सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, वो हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारा आत्मसम्मान है। उसे खोना मतलब अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो देना। बिल्कुल। दूसरा है देशभक्ति, अपनी जमीन, अपनी भाषा के लिए गहरा प्यार, और जब वो छिन रहा हो तो उसका दर्द। ये एम हैमिल में भी दिखता है, फ्रांस में भी और गांव वालों में भी। हाँ। तीसरा, युद्ध का भयानक असर। युद्ध सिर्फ सरहदें नहीं बदलता, वो आम लोगों की जिंदगी तबाह कर देता है, उनकी शिक्षा, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान छीन लेता है। सही कहा। चौथा है पछतावा और एहसास कि हम चीजों की कीमत तब समझते हैं जब वो हाथ से निकल जाती हैं या निकलने वाली होती हैं। जैसे फ्रांस को अपनी भाषा की कीमत आखिरी दिन समझ आई। और शिक्षक की भूमिका भी। हाँ, पांचवा है शिक्षा और शिक्षक का रोल। एम हैमिल सिर्फ एक टीचर नहीं है, वो अपनी संस्कृति के रखवाले जैसे हैं। और आखिरी पाठ में उनका समर्पण ये दिखाता है कि एक शिक्षक का काम कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ एक भाषा का पाठ छूट जाने की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये पहचान पर हमले की कहानी है और उसके खिलाफ एक तरह के मौन प्रतिरोध की भी। हाँ, एम हैमिल का वो आखिरी संदेश, विव ला फ्रांस, वो उनका प्रतिरोध ही था। बिल्कुल। अच्छा, चलते चलते एक आखिरी सवाल या शायद एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। कहानी में भाषा को बचाने की बात है। आज के जमाने में जब ग्लोबलाइजेशन है और बहुत सारी स्थानीय भाषाएं, संस्कृतियां दबाव में हैं, क्या हम भी कभी-कभी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को लेकर उदासीन हो जाते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या हम अनजाने में उन्हें कमजोर कर रहे हैं? कहानी शायद यही याद दिलाती है कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों को पहचानना और उन्हें सहेजना कितना जरूरी है। ये सिर्फ अतीत की बात नहीं, ये आज भी उतना ही सच है। बिल्कुल सही कहा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त